नमस्कार दोस्तों। हम लोग यूपीएससी की क्लास अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक कुल जो है 6 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। कल की जो क्लास थी वो हमारी चैप्टर यूपीएससी का जो चैप्टर 2 था, प्रमुख संस्थान, संगठन और संग्रहालय का भाग 3 हमने कंप्लीट किया था। और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख संस्थान हैं, संगठन हैं, संग्रहालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, कला संस्थान हैं, औद्योगिक संस्थान है, रिसर्च सेंटर हैं, सबकी डिटेल हमने वहाँ कंप्लीट कर ली थी। इस पूरी जितने भी डिटेल अभी हमने आपको बोला है, सबका एक कंप्लीट लेक्चर हमारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जहाँ से आप देख सकते हैं। आज जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल की, वो चैप्टर 3 होगा। और चैप्टर 3 की जो क्लास होगी उस क्लास में भी हम चैप्टर 3 है हमारा, चैप्टर 3 को भी कई पार्ट में हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। चैप्टर 3 जो हमारा है उसका जो आप देखेंगे सब्जेक्ट है वो है सांस्कृतिक परिचय। सांस्कृतिक परिचय, तो चैप्टर 3 का जो टॉपिक है वो हमारा सांस्कृतिक परिचय है। आज उसका हम भाग 1 कंप्लीट करेंगे। चलिए हम अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा सांस्कृतिक परिचय से है। तो यहाँ जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होते हैं, जितने भी संगीत हैं, नाटक हैं, नृत्य हैं, जितने भी आपके संगीत, नाटक, नृत्य से संबंधित घराने हैं, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी आपके एरा चलते हैं, जितनी भी आपकी शैलियाँ हैं, मंदिर निर्माण शैली है, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे और इसको कई पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के पहले पार्ट में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग। सांस्कृतिक विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो सांस्कृतिक विभाग की जो स्थापना है, क्वेश्चन में पूछा गया सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो सांस्कृतिक विभाग की स्थापना आपका उत्तर प्रदेश में, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसका आंसर है बी। सांस्कृतिक विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1957 में की गई थी। यहां हमने आपके लिए कुछ डाटा प्रेजेंट किया है। प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना आपकी 1957 में की गई। प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र आप देखेंगे, ब्रज है, अवध है, बुंदेलखंड, रुहेलखंड तथा भोजपुरी क्षेत्र। ये प्रमुख वो क्षेत्र हैं जो सांस्कृतिक रूप से उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम यानी कि मौर्यकालीन नमूने प्राप्त होते हैं सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर आदि स्थानों पे। और आपने एक चीज देखा होगा, कल की क्लास में हमने आपसे बात किया था और वहां बात किया था कि सबसे पुरातन संग्रहालयों में जो पुरातन वस्तुओं से संबंधित संग्रहालय है वो कहाँ पे है। तो हमने आपसे ऑप्शन में बात किया था कि सारनाथ में एक संग्रहालय है वाराणसी। सारनाथ में एक संग्रहालय है वाराणसी जो पुरातन वस्तुओं के संग्रहालय से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश में जो पुरातन वस्तुएं हैं वो सबसे पुरातन वस्तुएं मौर्यकालीन से स्थापत्य शैली से पाई गई हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य शैली से प्राचीनतम वस्तुएं पाई गई हैं और उनका जो संग्रहालय है, आपको हमने कल भी बात किया था, सारनाथ में आपको संग्रहालय देखने को मिलेगा, कौशाम्बी में, कुशीनगर, इन स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ 2 चीजें आपको याद रखने वाली हैं। पहला, प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हुआ? 1957 में। और दूसरा, प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सारनाथ, कौशाम्बी और कुशीनगर से। और वो प्राचीनतम नमूने किस काल से प्राप्त हुए हैं? तो आपका मौर्यकालीन युग से प्राप्त हुए हैं। इतनी चीज आप ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सरकी शैली। सरकी शैली का आप नाम सुने होंगे। एक शासक थे हुसैन शाह सरकी, ये उन्हीं के नाम पे सरकी शैली का नाम, इस शैली का नाम सरकी शैली पड़ा है। और सरकी शैली आपका जो फेमस एरिया है वो है जौनपुर। तो सरकी शैली का क्वेश्चन है, सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना कहाँ पे है? आपका ऑप्शन है अटाला मस्जिद, ताजमहल, देवगढ़, बड़ा इमामबाड़ा। तो जैसे हमने आपको बता दिया कि सरकी शैली का संबंध जौनपुर से है, तो जौनपुर से अगर आप देखेंगे ताजमहल आपका कहाँ पड़ता है? आगरा में।
देवगढ़ कहाँ है? झांसी में। और इसी देवगढ़ में दशावतार मंदिर भी है, दशावतार मंदिर। और ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। बड़ा इमामबाड़ा आपका कहाँ है? लखनऊ में। और अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, सर्की शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना जो है वो आपका अटाला मस्जिद है, जो कि जौनपुर में पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि मंदिर निर्माण की जो शैली है वो आपको गुप्ता काल से मिलेगी। गुप्ता काल में जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो आपको बहुत फेमस मंदिर है, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपका झांसी में पड़ता है। तो याद रखिएगा, हमने देखिए यहाँ लिखा हुआ है मंदिर निर्माण कला का विकास प्रारंभ कब हुआ? गुप्त काल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी पीसीएस में पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित इनमें से कौन सी ये घटना नहीं है। वहां एक ऑप्शन था मंदिर निर्माण शैली। तो बहुत से बच्चों को ऐसा लगा कि चूंकि ऋग्वैदिक काल में पूजा अर्चना बहुत बड़े स्तर पर होती थी तो मंदिर कहीं ना कहीं रहा होगा, और उन्होंने उस मंदिर वाले ऑप्शन को भी अपने आंसर में क्लिक कर लिया, जिसके चलते उनका आंसर गलत हो गया। आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए कि इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो मंदिर निर्माण शैली का उद्भव ही गुप्त काल से होगा, इसलिए आप बिल्कुल क्लियर रहिए। गुप्त काल से पहले मंदिर निर्माण आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो मंदिर निर्माण का जो काल है वो आपको गुप्त काल से मिलेगा। गुप्तकालीन मंदिरों को साक्ष्य मिलते हैं आपके, देखिए भैया मैंने बताया देवगढ़ झांसी, भीतरगांव कानपुर और भीतरी गाजीपुर। ये वो प्राथमिक स्थल हैं जहां से मंदिर निर्माण के आपके साक्ष्य पाए जाते हैं। और ये सारे स्थल किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। और ये उत्तर प्रदेश में स्थित वो जगह है जहां गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य पाए जाते हैं। देवगढ़ में दशावतार मंदिर, भीतरगांव कानपुर और भीतरी गाजीपुर, ये मंदिर आपको मिलेंगे। मध्यकाल में, मिडल इंडिया मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियों का विकास हुआ, सर्की शैली और मुगल शैली। सर्की शैली आपकी कहां पे है? जौनपुर। और मुगल शैली आपकी कहां है? आगरा में। और आगरा में मुगल शैली, ये आपका ताजमहल आपको आगरा शैली में दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना? तो सर्की शैली और आगरा शैली दोनों का संबंध मध्यकाल से है। सर्की शैली आपका जौनपुर में, और उसका जो प्रसिद्ध नमूना है वो है आपका अटाला मस्जिद, जौनपुर का अटाला मस्जिद। मुगल काल से संबंधित जो शैली है वो है मुगल शैली, और उस मुगल शैली का जो सर्वोत्कृष्ट नमूना है वो आपका ताजमहल, जो कि कहां पड़ता है? आगरा में। सर्की शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना आपका कहां है? अटाला मस्जिद, जौनपुर। मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना ताजमहल कहां पड़ता है? आगरा। तो बिल्कुल क्लियर है। मध्यकाल की दो शैलियां, मध्यकाल की दो शैलियां कौन कौन सी? एक सर्की शैली, एक सर्की शैली जिसका संबंध आपका जौनपुर से है, जिसका संबंध कहां से है? जौनपुर से। और इसका सर्वोत्कृष्ट नमूना है अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद जो कहां पड़ती है? जौनपुर में। दूसरा कौन सी शैली है? मुगल शैली। और मुगल शैली कहां है? आगरा से। और इसका सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? ताज महल। क्लियर है? आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली, आधुनिक स्थापत्य की जो प्रमुख शैली है वो कहां है? लखनऊ शैली में। और आधुनिक स्थापत्य की जो शैली है उसका नाम है वास या टप्पा, बास या टप्पा शैली कहा जाता है। तो बास और टप्पा शैली जो मंदिर निर्माण की, जो स्थापत्य निर्माण की जो आधुनिक शैली है वो बास या टप्पा शैली है। वो आपको लखनऊ शैली के नाम से भी उसको जाना जाता है। और उसका जो सबसे विशुद्ध एग्जाम्पल है वो है बड़ा इमामबाड़ा का हाल, जो आपको लखनऊ में पड़ता है। तो आप बिल्कुल क्लियर हैं। मंदिर निर्माण का उद्भव कब से हो रहा है? गुप्त काल में। गुप्त काल के मंदिरों के प्रमुख साक्ष्य जो उत्तर प्रदेश में मिले हैं, देवगढ़ झांसी, भीतरी कानपुर, भीतरगांव कानपुर, भीतरी गाजीपुर। मध्यकाल की दो प्रमुख शैलियां, पहली सर्की शैली, दूसरी मुगल शैली। सर्की शैली का संबंध जौनपुर से। सर्की शैली का प्रसिद्ध नमूना अटाला मस्जिद। मुगल शैली का संबंध
मुगल काल से और मुगल शैली का संबंध आगरा से, मुगल शैली का सबसे प्रसिद्ध नमूना ताजमहल। आधुनिक शैली जिसको बास या टप्पा बोला जाता है, वो लखनऊ शैली के नाम से जानी जाती है, उसका सबसे प्रसिद्ध नमूना बड़ा इमामबाड़ा का हाल। क्लियर है? हम चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया था बास या टेम्पा शैली या टप्पा शैली। टप्पा भी लिख के आ सकता है या टम्पा भी लिख के आ सकता है, तो आप क्लियर रखिएगा। बास या टेम्पा, टप्पा या टप्पा शैली किस की प्रमुख चित्रकला शैली है? तो आपको बताया मैंने अभी कहाँ की है आंसर। हमने आपको इसके पहले क्वेश्चन बताया था कि आधुनिक शैली है, आधुनिक काल की है, और ये कहाँ में देखने को पाई जाएगी? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। इसको लखनऊ शैली के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो सर्वोत्कृष्ट नमूना है वो क्या है? बड़ा इमामबाड़ा का हाल। बड़ा इमामबाड़ा का हाल, ये आपकी बास और टेम्पा शैली आधुनिक शैली है, जिसको लखनऊ शैली के नाम से जाना जाता है। यहां देखिए आपको दिया गया है चित्रकला के प्राचीनतम नमूने उत्तर प्रदेश में कहां कहां से मिले हैं? मिर्जापुर सोनभद्र के सोन कढ़ा व लेखनिया से, मनिकापुर से, जोगीमारा, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थलों पर या गुफाओं पे मिले हुए हैं। मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैली अभी हमने आपको बताया, मुगल शैली, आगरा, मथुरा, ब्रज, बुंदेली शैली। मुगल चित्रकला की नींव आपको मिडल इंडिया में पढ़ा होगा, किसने रखी थी? हुमायूं ने। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है जहांगीर के काल को, बिल्कुल याद रखिएगा। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसके काल को माना जाता है? जहांगीर के काल को, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली क्या है? अपभ्रंश या कंपनी शैली, ये याद रखिएगा। कंपनी शैली या अपभ्रंश शैली का विकास काशी नरेश के संरक्षण में हुआ था, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियां हैं बास, टम्पा, लखनऊ शैली। तो इन शैलियों को, इन डाटास को आप याद रखेंगे। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखने वाली चीजें हैं वो ये हैं, पहला, मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी? दूसरा, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसके काल में माना जाता है? और तीसरा, आधुनिक चित्रकला शैली की प्रमुख शैली क्या है? बास या टम्पा, जो कि आपके लखनऊ में लखनऊ शैली के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लखनऊ चित्रकला शैली का जनक किसे माना जाता है? लखनऊ चित्रकला शैली को आप क्या बोलते हैं? वास या टेम्पा, या इसी को आधुनिक शैली भी कहा जाता है। और इसका प्रमुख नमूना आपने क्या देखा था? बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा का हाल। तो क्वेश्चन यहां ये है कि लखनऊ चित्रकला शैली के जनक किसको माना जाता है? आसन आपका स्वामी हरिदास, हरिपाल, वाजिद अली शाह या आसित कुमार हलदार। तो इसका ऑप्शन आपका है ए, आसित कुमार हलदार। आसित कुमार हलदार को लखनऊ चित्रकला शैली का जनक माना जाता है। तो देखिए हमने यहां दिया डिटेल कि लखनऊ चित्रकला शैली का जो जनक है वो आसित कुमार हलदार को माना जाता है। प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने किया था? ललित मोहन सेन साहब ने। आप ग्राफिक डिजाइनिंग का नाम सुनते होंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो उत्तर प्रदेश में चित्रकला के डिजाइनिंग के क्षेत्र में ग्राफिक शैली का उद्भव करने वाले, ग्राफिक शैली का समावेश करने वाले कौन हैं? ललित मोहन सेन। चमन सिंह ने चित्र व मूर्ति कला पर कितनी पुस्तकें लिखी? ये क्वेश्चन 50 से अधिक पुस्तकें हैं उन्होंने लिखी हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए बस दो ही चीज हैं। पहला, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? आसित कुमार हलदार। और दूसरा, प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक का समावेश करने वाले कौन हैं? तो ललित मोहन सेन साहब। क्वेश्चन नंबर 5, तबला या सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इतना रिपीट होने के बाद भी इसको कई बार पूछा गया है। तबला और सितार का आविष्कार किसे कहा जाता, किसने किया? तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए फैक्चुअल डाटा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं। कई बार रिपीट हुआ यूपीपीसीएस में कि तबला और सितार का
आविष्कार किसने किया? तो तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो साहब ने किया है। आसिफ कुमार हलदार साहब को क्या माना जाता है? आसिफ कुमार हलदार साहब को लखनऊ चित्रकला शैली का जनक माना जाता है, चित्रकला शैली का जनक माना जाता है। और तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार का देखिए हमने इधर नाम दिया हुआ है, कौन कौन है? स्वामी हरिदास, कश्यप, शार्दुल, दत्तिल, मातंगम, अभिनवगुप्त, हरिपाल, अमीर खुसरो, अदारंग, सदारंग, वाजिद अली शाह, तानसेन, वैजू, हुसैन शाह, सरकी आदि। इतने लोग हैं जिनका संबंध मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार के रूप में जाना जाता है इनको। इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखने वाली हैं वो ये हैं, स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास, अमीर खुसरो, वाजिद अली शाह, तानसेन, वैजू और हुसैन शाह सरकी। ये नाम आप याद रखिएगा कि स्वामी हरिदास, अमीर खुसरो, वाजिद शाह, तानसेन, वैजू और हुसैन शाह सरकी, ये वो प्रमुख नाम है जिनका संबंध संगीतकार के रूप में है, जिनका संबंध मध्यकाल के क्षेत्र से है, मध्यकाल के एरा से है। ईरानी, फारसी, भारतीय रागों का मिश्रण किया, किसने किया? अमीर खुसरो साहब ने। कव्वाली, तराना, कौला, कलवाना आदि शैलियों का खोज किसने किया? अमीर खुसरो साहब ने। तबला व सितार का आविष्कार किसको माना जाता है? अमीर खुसरो साहब को। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये तीनों डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का सम्मिश्रण किसके द्वारा किया गया? अमीर खुसरो के द्वारा। तबला और सितार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? अमीर खुसरो के द्वारा। कव्वाली, तराना, कौला, कलवाना का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? अमीर खुसरो के द्वारा। और अमीर खुसरो किस काल के प्रमुख संगीतकार थे? तो मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार थे अमीर खुसरो साहब। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं हैं। आपसे 3 संगीतबद्ध रचनाएं दी गई हैं। इनमें से पूछा गया है कि क्या तीनों या तीनों में से कौन कौन सी रचनाएं स्वामी हरिदास ने रचित की हैं, स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाओं से संबंधित हैं। ऑप्शन आपका है केवल 1, बी ऑप्शन है 1 या 2, सी ऑप्शन है 1 या 3, डी ऑप्शन है सभी तीनों। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन आपका है बी, केवल 1, 3, यानी कि स्वामी हरिदास की जो संगीतबद्ध रचनाएं हैं वो श्री केलीमाल और अष्टादश, ये दोनों स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं हैं। यहां देखिए हमने स्वामी हरिदास उत्तर प्रदेश के संगीतज्ञों में प्रमुख हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो स्वामी हरिदास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, वो सब हमने आपको एक डाटा के रूप में प्रेजेंट किया है। जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ भक्ति स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? केलीमाल और अष्टादश। याद रखिएगा, केलीमाल और अष्टादश ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं जो संगीत से संबंधित हैं, और इनके रचयिता कौन है? स्वामी हरिदास। फिर हमने आपसे दूसरा डाटा दिया है कि स्वामी हरिदास जी कहाँ रहते थे। तो स्वामी हरिदास जी का जो निवास था या जो संबंधित क्षेत्र है उनका, वो निधिवन, वृंदावन से संबंध रखते हैं। स्वामी हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरिदासपुर, अलीगढ़। तो देखिए स्वामी हरिदास का जो जन्म हुआ था वो हरिदासपुर, अलीगढ़ से, लेकिन उनका जो संगीत की रचनाएं हुई, जो उनकी आगे की प्रक्रियाएं संचालित हुई, वो कहाँ से? निधिवन, वृंदावन से। ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? स्वामी हरिदास जी के द्वारा। कृष्ण भक्ति स्वामी हरिदास प्रसिद्ध हैं ध्रुपद गायन के लिए। तानसेन, बैजू, गोपाल आदि 8 शिष्य किसके हैं? स्वामी हरिदास के हैं। तो आप इससे समझ गए होंगे कि स्वामी हरिदास कितने महत्वपूर्ण हैं यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए, और इनसे क्वेश्चन बना भी है और आगे बनने की संभावनाएं भी हैं। तो आपको स्वामी हरिदास से संबंधित जो प्रमुख चीजें याद रखनी है वो याद रखनी है कि स्वामी हरिदास का संबंध संगीत रचना से है, संगीत रचना से है, और इनकी 2 प्रमुख संगीत रचनाएं हैं, एक केलीमाल और दूसरा
अष्टादश। दूसरा, इनको आपको याद रखना है कि स्वामी हरिदास ध्रुपद और धमार राग के प्रवर्तक भी हैं। ध्रुपद धमार राग के प्रवर्तक भी हैं। तीसरा, वो जो गायन है वो ध्रुपद में अपना गायन करते थे, ध्रुपद राग में अपना गायन करते थे। और उनके जो प्रमुख शिष्य हैं, उनके कुल कितने प्रमुख शिष्य थे? 8। 8 में जो प्रमुख नाम है तानसेन, वैजू और गोपाल, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तानसेन, वैजू और गोपाल इनके प्रमुख शिष्यों में गिने जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहां पूछा गया है, संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल माना जाता है। लखनऊ घराने का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। घराने वो होते हैं जहाँ के कुछ संगीतज्ञों की अपनी एक अलग श्रेणीबद्ध शैली होती है, तो उससे अलग श्रेणीबद्ध शैली को मिला करके जो समूह, जो संगठन बनाया जाता है, उस संगठन या समूह को कुछ घराने के नाम दिए गए हैं, जैसे कन्नौज घराना, किराना घराना, बनारस घराना। उसी में एक है आपका लखनऊ घराना। तो क्वेश्चन ये है कि संगीत के दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल किस के काल को माना जाता है? पहला ऑप्शन आपका है वाजिद अली शाह, दूसरा है आपका सादत अली खां, तीसरा है मोहम्मद अली शाह, चौथा है अमजद अली शाह। तो आप अगर यूपी के इतिहास को पढ़े होंगे या यूपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिवाइज भी किए होंगे, तो उत्तर प्रदेश के कला संस्कृति से संबंधित जो एक प्रसिद्ध नाम है, जिनके काल में कला संस्कृति या संगीत ये सब अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा और उसी के कारण उसको स्वर्णकाल माना जाता है। और वो शासक खुद में ठुमरी का प्रवर्तक था। उस शासक खुद में ठुमरी की बंदिशें बनाया करता था और वो ठुमरी की बंदिशें अपने अख्तर पिया के नाम से बनाया करते थे, और वो शासक थे वाजिद अली शाह साहब। तो संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का जो स्वर्णकाल है वो वाजिद अली शाह के काल को माना जाता है। संगीत के कुछ प्रमुख घराने देखिए, हमने आपको भी बताया था, आगरा घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना, सहारनपुर घराना, रामपुर घराना, किराना घराना जो कि मुजफ्फरनगर में पड़ता है, अतरौली घराना जो कि अलीगढ़ संबंधित है, खुर्जा अलीगढ़ घराना आदि हैं जो आपके प्रमुख संगीत घराने हैं उत्तर प्रदेश में। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल वाजिद अली शाह के काल को माना जाता है। और वाजिद अली शाह जो हैं वो अख्तर पिया के नाम से ठुमरी की बंदिशें लिखा करते थे। ठुमरी की बंदिशें ये लिखा करते थे अख्तर पिया के नाम से वाजिद अली शाह साहब। और वाजिद अली शाह के ही काल में संगीत के दृष्टि से लखनऊ को स्वर्णकाल माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अख्तर पिया उपनाम से किस शासक ने ठुमरी की बंदिशें तैयार की? तो भी हमने आपको बताया कि अख्तर पिया के नाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार करने वाले जो शासक थे वो वाजिद अली शाह साहब से, और वाजिद अली शाह साहब के काल को ही लखनऊ घराने का स्वर्णकाल भी माना जाता है। घराने कौन से हैं, कितने हैं, हमने आपको भी पीछे बताया। वाजिद अली शाह के काल में काफी लोकप्रिय कौन सा हुआ? ठुमरी नृत्य। ठुमरी नृत्य सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ वाजिद अली शाह के काल में, और वाजिद अली शाह साहब भी ठुमरी की बंदिशें लिखा करते थे, तैयार करते थे, किस नाम से? अख्तर पिया के उपनाम से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अख्तर पिया के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा वाजिद अली शाह साहब। अख्तर पिया के नाम से वो क्या करते थे? ठुमरी की बंदिशें तैयार करते थे। ठीक है। लखनऊ के मियां गुलाम नबी सौरी ने किसका प्रवर्तन किया? टप्पा शैली का। और टप्पा कौन सी शैली है? इसको एक नाम और दिया जाता है वास शैली। और इन दो टप्पा या वास शैली को क्या बोला जाता है? आधुनिक शैली। आधुनिक शैली। टप्पा या वास शैली को क्या बोला जाता है? आधुनिक शैली या लखनऊ शैली, या लखनऊ शैली। और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? बड़ा इमाम बाड़ा का हाल। बड़ा इमाम बाड़ा का हाल। तो क्वेश्चन ये है कि लखनऊ की मियां गुलाम नबी सौरी ने किस चीज का प्रवर्तन किया? तो टप्पा या वास शैली का इन्होंने प्रवर्तन किया है।
वाजिद अली शाह के दरबार में जो प्रमुख कलाकार थे वो कौन थे? बिंदा दिनी जो कत्थक से संबंधित थे, कोदऊ सिंह जो पखावजी बजाते थे। क्लियर है? तो बिंदा दिनी और कोदऊ सिंह ये दोनों किसके दरबार से संबंधित थे? तो वाजिद अली शाह के दरबार से संबंधित थे। बिंदा दिनी का संबंध कत्थक से था और कोदऊ सिंह पखावज बजाया करते थे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। आधुनिक शास्त्रीय गायन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपका बिंदा दिनी, पंडित राम सहाय, तानसेन और उस्ताद फयाज खां। तो अभी हमने आपसे बताया बिंदा दिनी का संबंध किससे है? कत्थक नृत्य शैली से है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तानसेन का संबंध किससे है? मध्यकाल से है, तो आपका ऑप्शन ये हो नहीं सकता। पंडित राम सहाय, दूसरा बचा उस्ताद फयाज खां। तो आधुनिक शास्त्रीय गायन आधुनिक शास्त्रीय गायन का संबंध जो है वो उस्ताद फयाज खां से है, तो इसका ऑप्शन है सी डी। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता उस्ताद फयाज खां साहब को माना जाता है। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता उस्ताद फयाज खां साहब को माना जाता है। आफ्ताब-ए मौसिका, संगीत का सूर्य, आफ्ताब-ए मौसिका संगीत का सूर्य की उपाधि किसको दी गई है? उस्ताद फयाज खां साहब को। और कत्थक नृत्य में ठुमरी का समावेश करने वाले कौन हैं? अवध के बिंदा दिनी। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पहला यहां से क्या बना कि आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किससे माना जाता है? उस्ताद फयाज खां। या ये भी हो सकता है कि उस्ताद फयाज खां का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे उस्ताद फयाज खां का संबंध शास्त्रीय गायन से है। उस्ताद फयाज खां को एक उपाधि दी गई है जिसको संगीत के सूर्य कहा जाता है, या उसको आप कहते हैं आफ्ताब-ए मौसिका। तो आफ्ताब-ए मौसिका के नाम से किसे जाना जाता है? उस्ताद फयाज खां। या संगीत का सूर्य किसे कहा जाता है? उस्ताद फयाज खां। और उस्ताद फयाज खां किससे संबंधित थे? तो उस्ताद फयाज खां शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। और आधुनिक शास्त्रीय गायन के पिता में किसको माना जाता है? उस्ताद फयाज खां साहब को। दूसरा देखिए, जो इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया था कि बिंदा दिनी का संबंध किससे है? कत्थक से। लेकिन इनकी स्पेशलिटी क्या है कि इन्होंने कत्थक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किया। तो कत्थक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश करने वाले कौन से हैं? बिंदा दिनी साहब। और बिंदा दिनी किसके दरबार में थे? तो बिंदा दिनी साहब थे वाजिद अली शाह के दरबार में। किसके दरबार में? वाजिद अली शाह के दरबार में बिंदा दिनी साहब थे। तो हम आते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन पे, और हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? अभी हमने आपसे कुछ देर पहले बात किया था कि जो तबला है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो आपने बताया था कि तबले का जो आविष्कार है उसके रूप में आप अमीर खुसरो को जानते हैं। और अमीर खुसरो साहब किस काल से संबंधित हैं? तो आपने कहा था अमीर खुसरो साहब का संबंध मध्यकाल से है। यहां क्वेश्चन ये है कि लखनऊ घराने में तबले का सूत्रपात करने वाले कौन हैं? या लखनऊ घराने में तबले का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? आपका ऑप्शन है पंडित राम सहाय, बक्सूर खां, मुन्ने खां या परतप्पू महाराज। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अभी फिलहाल कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी लखनऊ घराने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अब बनेगा तो उसमें हो सकता है कि तबले से रिलेटेड जो प्रवर्तक हैं इनको पूछ लिया जाए। तो हमने ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। तो तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात का आंसर है बी, बक्सूर खां साहब ने तबले का सूत्रपात लखनऊ घराने में किया हुआ था। इनके साथ एक लोग और थे जहां नाम आपको हमने दिया गया है। तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात मोदू और बक्सूर खां साहब ने किया। अभी आपके ऑप्शन में बक्सूर खां साहब का नाम था तो आपने इसको टिक कर दिया। इनके जगह पे अगर मोदू का भी नाम मिलता है तो इन दोनों में से कोई भी नाम आपको अगर मिलता है तबले का प्रवर्तक लखनऊ घराने में, तो इन दोनों में से कोई भी विकल्प आप चूज कर सकते हैं। दोनों ही विकल्प आपके सही होंगे। मोदू खां, बक्सूर खां, मुन्ने खां, खलीफा, वाजिद हुसैन खां, अशफाक, हिरेंद्र, गांगुली आदि तबला वादक हैं। और इन सब का संबंध किससे है? आपके लखनऊ घराने से। तो ये भी एक फैक्ट है, आप याद रखिएगा कि लखनऊ घराने में प्रमुख तबला वादक कौन कौन है? मोदू खां, बक्सूर खां, मुन्ने खां, खलीफा,
वाजिद हुसैन खां, अशफाक, हिरेंद्र गांगुली। इनमें से जिनका नाम एग्जाम में पूछा गया है लखनऊ घराने से संबंधित तबला वादक के रूप में, वो पूछा गया है आपका मोदू खां का, मोदू खां, बक्सूर खां, उन्ने खां। ये 3 नाम आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं कि इन तीनों का संबंध किस घराने से है। तो इन तीनों का संबंध, बक्सूर खां, मुन्ने खां, मोदू खां, इन तीनों का संबंध, इन तीनों विभूतियों का संबंध आपके लखनऊ घराने से है और ये तबला वादन से संबंधित है। तो आज चैप्टर 3 जिसका हमारा सेगमेंट है उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक परिचय, इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया और पार्ट 1 में हमने प्रमुख विभूतियों और उनके आविष्कार, इंस्ट्रूमेंट, उनके संगीत रचनाएं, इन सब पे हमने बात किया। कल हम इस सेगमेंट के दूसरे पार्ट में आपसे डिस्कस करेंगे ऐसे ही कुछ सवालों का इम्पोर्टेंट, जहां हम फैक्ट के रूप में आपको चीज़ें तैयार करवाएंगे। आप पढ़ते चलिए, अच्छे से चीज़ों को कवर करिए। कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई समस्या हो, कुछ समझने में कोई दिक्कत हो, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वीडियो के यूट्यूब चैनल के नीचे दिए गए लिंक्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं हम आगे अपने इस क्लास की अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।